चलिए, तो बड़ौदा बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवार सर्विसेज फंड। क्या कुछ की फीचर्स हैं, अभिषेक जी बताएंगे। सर्विसेज फंड है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी फंड्स देखे हैं वो बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, दूसरी सर्विसेज का हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलरली सर्विसेज फंड है। कौन कौन सी सर्विसेज इसमें होंगी ये हम लोग अभी सर से जानेंगे। बेंचमार्क इसका निफ्टी सर्विसेज TRI है। सब्सक्रिप्शन ये 14 जुलाई से, यानी कि कल से ये खुल गया है। 28 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अलॉटमेंट की बात करें, 3 अगस्त को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं SIP, और 1000 रुपये का लमसम निवेश इसमें किया जा सकता है। एक्सेट लोड 1% लगेगा इन केस अगर 1 साल से पहले आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स को अगर रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर इसके 2 हैं, रोहन कोडे और कीर्तन मेहत्रा। ये इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। तनवीर सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे सर्विसेज फंड यह है क्या, काम कैसे करेगा? देखिए, सर्विसेज फंड प्राइमरली का मतलब ये है कि ये ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, IT, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर सर्विस, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन है, ये तो एक रिस्क इक्विटी फंड के कैटेगरी में रिस्क बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। रिस्क जब बढ़ने का मतलब ये है कि आपके रिटर्न्स और ड्रॉडाउन दोनों एलिवेट हाई रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस कर सेक्टर चल गया तो आपको डिलीवर अच्छा रिटर्न करेगा, नहीं चला तो अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन क्योंकि इतनी ब्रॉड सेक्टर है सर्विसेज का, तो यहाँ पर मुझे जो नॉर्मल जो मैं इंडिया का फ्यूचर देख रहा हूँ, जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इंडिया, देखिए कोई भी एक फंड मैनेजर है, ठीक है, ये सेक्टर में तो एलोकेशन डालेगा ही डालेगा, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 37% ऑफ द इंडियन मार्केट, तो उसको डालना ही पड़ता। अब मेरे हिसाब से ये सर्विस सेक्टर की ज़रूरत थीमेटिक कंप्लीट करने के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन कंज्यूमर की को चाहिए नहीं चाहिए कंज्यूमर को डिसाइड करना। लेकिन मैं ऐसे सेक्टर थीमेटिक फंड में को फेवर नहीं करता हूँ। उसका रीज़न सिंपल है कि अगर इस सेक्टर में अगर फंड्स स्टॉक अच्छे होंगे तो ऑलरेडी एक फंड मैनेजर लेगा। क्योंकि मैं अगर इस सेक्टर से बंद गया हूँ, मुझे मजबूरन इसके एक ABC कंपनी, तो A कैटेगरी लेनी पड़ेगी कंपनी, मुझे B और C भी लेना पड़ सकता है। इसमें कंपल्शन आ जाता है। आई थिंक इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरी बात है, इंडिया का जो ग्रोथ सेक्टर जो ड्राइव चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, या पावर, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, डेटा सेंटर, ये सब में कैप्चर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट टू हैप्पी कि इस सिर्फ ऐसे सिचुएशन में इतना सेक्टोरल फंड में निवेश करें। आई थिंक ओवरऑल एक ब्रॉड कैटेगरी में इन्वेस्ट करना बेटर होता है। ठीक है सर। वैसे सर, अगर मतलब क्योंकि हमें थोड़ी सी चर्चा तो इस पे करनी फंड के बारे में डिस्कस करने के लिए, सर रिटर्न और रिस्क किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं जो इस तरीके के फंड होते हैं उनके? सिंपल है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर। अगर वो मान लीजिए सर्विस सेक्टर चल गया तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा, लेकिन कल को सर्विस सेक्टर नहीं चला, जैसे डिफेंस चला था पहले, या मैन्युफैक्चरिंग चल गया, या पावर चल गया, तो आप ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है। सो वैसे किसी एक सेक्टर पे फोकस फंड फिर यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा एक तरह से अगर देखा जाए तो, और दूसरा अगर ऐसा है तो कौन से आपको सेक्टर लग रहे हैं कि वहाँ पर निवेशकों को जाना चाहिए? देखिए, सेक्टर फंड तो मैं अवॉइड करता हूँ। मे बी आई एम ओल्ड स्कूल में, हो सकता मैं थोड़ा सा मेरा ऑर्थोडॉक्स मेथड है मैनेज करने का जी। लेकिन मैं सेक्टरल फंड इसलिए बिलीव नहीं रखता हूँ कि मुझे, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू नेम यू दैट फंड बिकॉज मैं उस फंड में ही था। अब उस फंड की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ब्रॉड टॉपिक है, काफी ब्रॉड है, क्योंकि उस पर सब आ जाए, रोड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, रोड काफी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि विद इन ईच कैटेगरी आप देखेंगे, चाहे वो इंफ्रा रोड का हो, पावर का हो, कुछ का हो, किसी का भी हो, वो हर एक कैटेगरी में 1 या 2 स्टार होते हैं, मार्केट लीडर्स। अगर आपका ओपन एंडेड फंड है और ओपन फंड है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं सबके टॉप पिक लूंगा। लेकिन मेरा ये बंधा हुआ सेक्टर होगा तो मुझे उस सेक्टर में हो सकता है कि A, B, C और D भी लेना पड़े, जो कि आम तौर पे मैं शायद ना लूंगा।
तो यही बंदिश है जो आपको एक सर्विस और थीमेटिक फंड में मिलता है, जो कि एक ओपन कैटेगरी जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में वो बंदिश आपको नहीं मिलता। फंड मैनेजर फ्री है किसी भी सेक्टर में, किसी भी थीम में वो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी वजह से मैं वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में बिलीव करता हूँ एंड सेक्टोरल थीमेटिक कैटेगरी में मैं अवॉइड करता हूँ। सर इन केस अगर किसी को जाना हो इस तरह के फंड में वैसे तो कितने समय के लिए इसमें निवेश करे वो, और किस तरह के निवेशक हों जो इसमें जाएं? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक। देखिए, ये उसके लिए है जो सही सही समय में सेक्टर में या टीम में निवेश करे, पार्टिसिपेट करे और सही टाइम में एग्जिट भी करे। ओके। वरना क्या होगा कि आपने निवेश किया, आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी से होल्ड कर रहे हैं, उसका पार्टी टाइम आया, पार्टी ओवर हो गया, वापस हो गया, आप खड़े रह गए। तो ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये फंड नहीं है, और वो जो फंड बहुत ट्रैक करते हैं कि कौन सा सेक्टर करेगा, कौन बेटर करेगा, उनके लिए एक थोड़ा एक इवॉल्व और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए सही है। एक नॉर्मल आम इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से रिस्की बेट होगा। ठीक है सर, चलिए तो ये थी चर्चा हमारे एनएफओ पर। जाने से पहले क्विकली, क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं बहुत देर से इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है और हमारी गलती कि हम लोग पिक नहीं कर पाए। इनके बाद जो पोर्टफोलियोज है हमने पिक कर लिए। HS नाम है इनका, यूट्यूब पर भेजा है, हरियाणा से है, 30 साल उम्र है, 50,000 रुपये महीने की 3 सिप करते हैं 20 साल के लिए। कोटक मल्टी कैप, HDFC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। सर क्या ये 3 फंड ठीक है 20 साल के हिसाब से? फंड सही है, HDFC मिड कैप को हटा के वो मल्टी आर लेते। मल्टी, अच्छा, क्योंकि सर मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर इन्हें मल्टी कैप में भी मिल रहा होगा। मिड कैप में मिल रहा है ऑलरेडी। और मिड कैप का एक और चैलेंज है, क्योंकि मिड कैप का चैलेंज क्या होता है कि वो आपको देखिए, लार्ज कैप आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए। मिड कैप का चैलेंज ये है कि मिड कैप में जो स्टॉक आएगा वो आपको मल्टी कैप में आ जाएगा, अच्छे वाले क्वालिटी स्टॉक। लेकिन मिड कैप का जो फंड मैनेजर है वो 101 मार्केट कैप से लेके 250 मार्केट कैप के बीच में लेना पड़ेगा। तो मतलब है उसके बाद 150 स्टॉक का विंडो है। अगर वो 50-60 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है तो ना चाहते हुए भी उसको हर एक तीसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, चलिए एक, हाँ जी, इसकी वजह से मैं यहाँ से मिड कैप हटा रहा हूँ। मिड कैप हटाकर और मल्टी एसेट जो है ऐड करने की सलाह HSG के लिए। सर एक हमारा आज पोल था SIP के लिए, कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर? 4 ऑप्शन दिए थे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक और आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप। सर सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पर। अभी भी लोगों को यही मानना है कि सबसे बेहतर फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में यही है। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप पर 55% पराग पारिक पर और 30% HDFC पर। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर इस पर? दिस इज वेरी कॉमन रिसेंसी बाय जो एक्चुअली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पराग पारिक का रहा है ना, वो कमेंटेबल रहा है। लेट्स फेस इट, इसी वजह से उसको 1.5 लाख करोड़ पैसा मिला है। लेकिन हम जब फंड निवेश करते हैं फ्यूचर को सोच कर करते हैं। पास तो चला गया, उस पास परफॉर्मेंस का अगर क्रेडिट देंगे तो आई थिंक बिल्कुल 100% क्रेडिट दूंगा मैं पराग पारिक के फंड मैनेजर्स को। ओके, उन्होंने काबिल तारीफ काम किया, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि फंड बहुत बड़ा हो गया है, इसमें थोड़ा एक डाउट आता है कि भाई ये फ्यूचर में इस तरह कर पाएगा नहीं। अगर ये कर पाता है तो माई सल्यूट टू देम, आई विल बी अ फैन। बट लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 लाख करोड़ को मैनेज करना, खास करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो वो बाय डेफिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज कैप बन जाएगा। क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज कम रहेंगी। सर एक चीज़ और है, मेरा सवाल था ये, क्योंकि पराग पारिक पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग बीते कुछ दिन से कर भी रहे हैं। बड़ा AUM हो गया है, अब फंड को जो है थोड़ी मुश्किल आ सकती है अपना पैसा एलोकेट करने में। सर क्या एक AMC जो है एक कैटेगरी के 2 फंड नहीं ला सकती? जैसे अब इतना बड़ा किसी का AUM हो गया फंड का, तो फिर ऐसे में उनके पास क्या चारा रह जाएगा? तो यही तो सेबी रेगुलेशन ने क्या किया। अब उसको आप पराग पारिक ला सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फंड, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, उसमें वो फ्लेक्सी कैप का स्ट्रैटेजी रन करेगी। अच्छा, एक किसी और नाम से ला सकते हैं, बट नॉट फ्लेक्सी कैप का। लेकिन सेम फीचर्स के साथ वो ला सकते हैं। साइकिल फंड होगा या इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड होगा, ऐसे नाम से कर सकते।
चलिए तनवीर सर, थैंक यू सो मच। आज आपने समय दिया और तमाम यहाँ पर जानकारी दी फ्लेक्सी कैप को लेके, स्मॉल कैप को लेके, मिड कैप को लेके, और जो पोर्टफोलियोज थे उसको भी आपने बखूबी यहाँ पर मेंटेन किया सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं एक शो एंड करने से पहले आप लोग रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, द वर्क आप लोग कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। प्लीज करते रहिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।